बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पाकिस्तानी अवाम इमरान पर लानत नहीं भेजेंगे? ये थे वो अल्फाज जो मेरे दिमाग पर हथौड़ा बनकर लगे। आप देख रहे हैं शिकागो से यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और मैं हूं जब्बार में हूं। दोस्तों, लास्ट नाइट मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो किसी पाकिस्तानी के लिए इतना ही दुख और शर्म का बाइस होगा जैसा मैंने महसूस किया। हुआ यूं कि मैं कभी कभार शिकागो में एक सोमाली रेस्टोरेंट अल शबाब में फ्राइड फिश जो बहुत मशहूर है यहाँ की लेने जाता हूँ। तो जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, मेरे दो सोमाली दोस्त किसी तीसरे दोस्त के साथ खड़े कोई संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो इनमें से एक दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया ताकि मैं रुक जाऊं और इस दोस्त की बात मुकम्मल होने पर वो मुझसे हाल अहवाल पूछ सके। ये लोग दोबारा फलस्तीन और इसराइल के टॉपिक पर गुफ्तगू करना शुरू हो गए। इस गुफ्तगू में मैं भी शामिल हो गया और जो ही मैंने कहा कि यस ब्रदर, इनोसेंट पीपल्स आर डाइंग बोथ साइड, बस मेरा ये कहना था कि सलाह बन यारे, जो मुझे नहीं जानता था आप इससे बाहर हो गए, और कदरे चीख कर बोला, यू सेड बोथ साइड, ये अमेरिकन तुम लोगों के बारे में ठीक कहते हैं। तुम पाकिस्तानी पैसे पर अपनी माँ को भी बेच देते हो और पाकिस्तानी फौज बुज़दिल तरीन फौज है जो अपने ही लोगों पर जुल्म करती है। और जब पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ को बुश ने धमकी दी थी कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमारा साथ दो या पत्थर के जमाने में चले जाओ, तो इसकी हवा निकल गई थी। हालांकि वो तुम्हारा बहादुर कमांडो भी था। यह है तुम लोगों की हकीकत। वो ये सब कुछ एक सांस में कह गया। इस पर इब्राहिम मलिकी ने इसे ठंडा किया। ये इसे अरबी और सोमाली जबान में समझा रहा था और यकायक सलाह ने मुझसे सॉरी किया। मैं चूंकि शिकागो डाउनटाउन के एक मशहूर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पाकीज़ा में 10-15 साल स्नूकर चैंपियनशिप कराता रहा था और पाकीज़ा रेस्टोरेंट पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अफगानी और बहुत से अफ्रीकन ममालिक के टैक्सी ड्राइवर्स की बैठक था, जिसे हम सब अपना दूसरा घर कहते थे। और ये सब इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेते थे और इसी हवाले से इब्राहिम और उस्मान मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। मैंने सलाह बिन यारे को बताया कि तुम बहुत सी बातें ठीक कह रहे हो। हालांकि हमारी फौज ने 1965 की जंग में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई थी, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बहुत कमजोर था, मगर हमारे बहादुर सिपाही इंडियन टैंकों के सामने बम बांध कर लेट गए थे और इंडिया के हमले को डिफीट कर दिया था। और आज भी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के पीछे ऐसे ही जान देने को तैयार है। इस पर सलाह दोबारा भड़क उठा कि ब्रदर जब्बार, मुझे बताओ कि आज इमरान खान कहाँ है और क्या इसे फौज ने जेल नहीं भेजा है? आज पाकिस्तानियों को पैसे का लालच दिया जाए तो इमरान पर लानत नहीं भेज देंगे? और क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें फौज की गुलाम नहीं है? मैंने इसे तहम्मुल से सुना और कहा कि जो कुछ तुम कह रहे हो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पिछले 27 साल से अमेरिका में अपने बच्चे और उनके बच्चों के साथ खुश और मुतमईन हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात हम सब ओवरसीज रहने वालों को दुखी करते हैं और हम ओवरसीज रहने वालों और पाकिस्तान में रहने वालों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। हम पाकिस्तान की अक्सरियत को मतलबी और लालची समझते हैं और इसी तरह के बहुत कम पाकिस्तानी ओवरसीज में भी पाए जाते हैं जो इन लुटेरों को जब ये ओवरसीज आते हैं इन्हें एंटरटेन करते हैं, चाहे ये सियासी लुटेरे हों, ब्यूरोक्रेट हों हमारे, या मीडिया के लुटेरे हों। अमेरिका में रहते हुए हमारी जिंदगी पर पाकिस्तान के हालात का कोई असर नहीं होता। अब हमारी नस्लें यहाँ आबाद हो चुकी हैं और इसी तरह उसी तरह की सोच के लोग यहाँ पाकिस्तान के यहाँ भी मौजूद हैं जो इन लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। जब ये यहाँ आते हैं, इनको दावतों पे बुलाते हैं, लोगों को जमा करते हैं और एक फ़ोटो सेशन की ख्वाहिश लिए हुए और एक फ़ोटो सेशन करवा के बहुत खुश हो जाते हैं। अब हमारी नस्लें यहाँ आबाद हो चुकी हैं, मगर जैसे तुम फ़लस्तीनियों के लिए दर्द दिल रखते हो, हालांकि तुम सोमाली हो, ऐसे ही हमें भी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इंसानी मजालिम पर तकलीफ होती है और पाकिस्तान पर ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वहाँ हमारे दोस्त अहबाब जिन्हें हम जानते हैं वो रहते हैं, उनके साथ जुल्म होता है। मगर पूरी मुस्लिम दुनिया अमीरों की गुलाम हो चुकी है। दर हकीकत आज दुनिया में अमीर और गरीब का फर्क है। जैसा कि दुनिया में यहूदी बहुत कम तादाद में हैं, मगर वो पैसे के बल पर दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं। आज अगर तुम्हें कहा जाए कि मैकडॉनल्ड मत जाओ, पेप्सी मत पियो, मगर तुम क्या, कोई भी ये बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ मुसलमान बादशाहत और दौलत के दीवाने बन चुके हैं। यहाँ कोई दुनिया की रियासत इस बुनियाद पर कायम नहीं है कि वो इंसान को गुलाम न बनाए। मैंने अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज का विजिट किया है और उसमें नाइजीरिया, घाना, नाइजर और बहुत सारी कंट्रीज जो है मैंने अफ्रीका की देखी हैं। मुझे पता है कि आप लोग यानी वहाँ गुर्बत है, हमारी तरह हमारे देहातों में भी वैसी गुर्बत है, तो गरीब अवाम वहाँ ज़्यादा है। और जबकि आप भी मुसलमान हैं और आप अरबी भी बोलते हैं, क्या आपका रहन सहन और जो शेख हजरात हैं दुबई में और यूएई में और सऊदी अरबिया में, कुवैत में, इन जगहों में रहते हैं, क्या वो आपको अपने बराबर का समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से।
اب رہا سوال کہ تم کہتے ہو کہ عمران کے خلاف لعنت کا نعرہ پاکستانی عوام کیا نہیں لگا سکتی، تو عرض ہے کہ یہ معمولی تعداد تو مذہب کے خلاف بھی نعرہ لگانے والوں کی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو مذہبی افراد زیادہ تر ناقابل بھروسہ ہیں۔ صلاح تم ان اپنے دوستوں سے پوچھ سکتے ہو کہ میں انسان دوست ہوں، مجھے کسی کے مذہب، رنگ، نسل، علاقائیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ دنیا میں میرے نزدیک ظالم اور مظلوم، غریب اور امیر کی شکل میں دو نظریات یا کیفیات ہیں، بلکہ میں تو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت بشمول عمران کی پارٹی کسی کا بھی نہ تو ممبر ہوں اور نہ ہی کسی کو ان میں سے ہر وقت برا یا اچھا کہتا ہوں، بلکہ جب جس کا عمل جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق میرے جذبات ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہم سب امریکہ میں بھی سیاسی پارٹیوں کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تم بھی ایسا ہی کرتے ہو۔ امریکہ میں کبھی کسی پارٹی کا لیڈر 10-20 سال تک قابض نہیں رہتا۔ صلاح بن یارے کافی حد تک شانت ہو چکا تھا، مگر اس کے اندر کا مسلمان اب بھی بے چین تھا۔ کہنے لگا پاکستان کی فوج امریکہ کی غلامی کرتی ہے اور امریکہ جس سیاسی جماعت کو چاہتا ہے اسے فوج لے آتی ہے۔ عمران نے یہ غلطی کی تھی کہ امریکہ پر الزام لگایا تھا اور اس کا انجام اس نے دیکھ لیا، حالانکہ وہ اس وقت پاکستان کی حالت بہت بہتر بنا چکا تھا۔ میں نے کہا کہ صلاح تمہیں شاید حیرت ہوگی کہ 2018 میں عمران کو بھی فوج اقتدار میں لائی تھی، اور تم اگر امریکہ کو اس کا الزام دیتے ہو تو میں چونکہ بہت زیادہ معلومات تو نہیں رکھتا، بلکہ زیادہ تر جرنلسٹ کہیں کے بھی ہوں وہ نہیں جانتے کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں، اور وہ اتنی ہی معلومات رکھتے ہیں جتنا میڈیا کو بتانے کی پالیسی ہوتی ہے کسی حکومت کی۔ حکومتیں چلانا ریاستی اداروں کا کام ہوتا ہے، اور ان میں بھی وہ افراد جو ریٹائر ہو جاتے ہیں کچھ نہیں جانتے، صرف اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے تمام ریاستی ادارے برباد ہو چکے ہیں، ان میں سارے بکاؤ مال ہیں، اور یہ 20-30 سال سے جتنی یہ دو جماعتیں ہیں ہمارے یہاں کی، انہوں نے اسے کرپٹ کر دیا ہے ان اداروں کو۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی ہوا نکل گئی تھی، تو میرے دوست اس وقت کی فوج کی حکمت عملی وہی جانتا تھا، چونکہ اس کے سامنے بساط بچھی ہوئی تھی۔ سیاست اور سیاسی لوگوں سے ہمیشہ مجھے اکتاہٹ ہوتی ہے، چونکہ یہ لوگ زیادہ تر جھوٹ بولنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی رائے کو بھی دوسروں پر اس طرح مسلط کرتے ہیں جیسے یہ ان کا فیصلہ ہے۔ صبح کے 3 بج چکے تھے اور میں اپنا آرڈر لینے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو اسماعیل مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا یور فوڈ از فری ٹوڈے، چونکہ یہ ساری ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ یہ ایک بہت اچھا، خوش اخلاق اور اپنے گاہکوں کو عزت دینے والا لڑکا ہے، صومالی ہے، یہ جو یکسر پاکستانی دکانداروں سے مختلف ہے۔ ہمارے دکاندار یہ سمجھتے ہیں زیادہ تر کہ گاہک کی مجبوری ہے کہ وہ ہماری ہی دکان پر آئے گا، چونکہ دنیا میں کوئی اور دکان بچی نہیں ہے۔ میں نے اسماعیل کو ٹپ کے ساتھ کاؤنٹر پر $15 رکھے اور ہنستا ہوا نکل گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یار باقی صحبت زندہ، پاکستان و امریکہ زندہ باد۔